हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया की इजराइल फिलिस्तीन जंग को लगातार कवर कर रहे हैं। वहां से आने वाली खबरें अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके हम आपको दो प्रोग्राम्स में दे रहे हैं। एक दिन में 12:30 बजे लाइव और एक रात को 9 बजे नजर दुनिया पर। इसके साथ साथ ही मैं कुछ एक्सपर्ट लोगों से जो इस इशू पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। भारत में इस वक्त आम तौर पर ऐसी धारणा है या ऐसे हालात हैं कि मौजूदा मोदी सरकार यानी आरएसएस बीजेपी की सरकार इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होने देना चाह रही। कुछ लोगों का कहना है कि जो मुसलमान लीडर्स हैं वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं, उन पर भी कहीं कोई दबाव है। यूपी से खबरें आ रही हैं कि कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल देता है फिलिस्तीनियों के मजलूमों के हक में, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। यह सब क्या कुछ है मामला, इसको बराह रास्त तजर्बा करने वाले और लोगों की मदद करने वाले सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं। महमूद प्राचा साहब मुसलसल जब से ये जंग शुरू हुई है फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठा रहे हैं। पिछले फ्राइडे 20 अक्टूबर को आप प्रोटेस्ट करने जामा मस्जिद पहुंचना चाह रहे थे, बीच में पुलिस ने उन्हें रोका और बकौल उनके उन्हें अगवा कर लिया गया, प्रोटेस्ट से रोका। लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। अब दोबारा, आज फ्राइडे है 27 अक्टूबर, आज फिर वो बाकायदा पुलिस को इत्तला दे करके, इंफॉर्मेशन दे करके प्रोटेस्ट करने पहुंचे और प्रोटेस्ट हुआ। इसकी कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस मैं इस के साथ आपको दिखाऊंगा। मैं सीधे चलता हूं महमूद प्राचा साहब के से बात करने के लिए, यह समझने के लिए कि आखिर यह माहौल क्यों है और लोग अगर प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खौफजदा किया जा रहा है एफआईआर और कानूनी कार्रवाइयों से। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर इस बार इजराइल फिलिस्तीन जंग में भारत में ऐसा क्या है कि आवाज कहीं उठती हुई नजर नहीं आ रही। जहां कहीं आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। मजलूम के साथ आवाज नहीं उठा पा रहे लोग, उस भारत के लोग जहां महात्मा गांधी और बड़े और बहुत लीडर जवाहरलाल नेहरू, नॉन अलाइन मूवमेंट वाले और फिलिस्तीन के सपोर्ट में मुसलसल हमारी हुकूमतें करती रही हैं, अब क्या ऐसा हो गया कि क्या लोग खामोश हो गए, क्या सरकार से डर गए, और आप क्यों नहीं डरे? देखिए, आप सबसे अहम इंसान को भूल जाते हैं हर बार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और ऐसा संविधान बनाया कि जिसमें हर मजलूम की हिफाजत के लिए प्रोविजन है। और उसी संविधान की मदद से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज पिछली बार उस संविधान को तोड़कर, उस कानून को तोड़कर, और उसके उस साजिश के पीछे हमारे अपने कुछ अपने भी हैं, जो जमीर इस वक्त जिनका जार नहीं रहा है या जो जमीर बेच चुके हैं, जिनका जमीर खरीदा जा चुका है, जो इस काम में आरएसएस और बीजेपी की, मेरे ख्याल से मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, या आपके दर्शकों को तो बता सकता हूं आपके जरिए, कि आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतें लगभग एक ही किस्म की ताकतें हैं। वो ऐसी ताकतें हैं जो दुनिया के सभी लोगों का हक, उनके वसाइल, उनके हकूक और उनके पैसे छीन कर अपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर लेना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में ये दो तंजीमें ऐसी हैं, ज़ायनिस्ट और आरएसएस के लोग। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बैंकिंग फ्रॉड हो, शेयर मार्केट फ्रॉड हो, नकली दवाइयां या दवाइयों का एक धंधा करना हो, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए पूरी दुनिया का माल हड़प करने की जो स्कीम है, ये दोनों जो एक तरीके से सोच है वो करती हैं काम। तो इसीलिए अब जब खुद इजराइल के अंदर ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद वहां के मजहबी यहूदी और दूसरे यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम बेईमान हो, बेनियामिन नेतन्याहू को इम्बेसिल, बेईमान, घटिया और पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाज रहे हैं,
तो उन्होंने अपने जो मित्र हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनकी उन्होंने अडानी जी के टाइम में बहुत मदद की है, हाइफा पोर्ट का एक एग्जांपल है ही, तो ऑब्वियसली अब उनकी मदद के लिए और आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों का जो एक गठजोड़ है, जो पूरी दुनिया में देखें तो चंद मुल्क ऐसे हैं जिनके स्टेट हेड्स यानी कि राष्ट्राध्यक्ष या गवर्नमेंट में बैठे चंद लोग जो ज़ायनिस्ट ताकतें और बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप हो या दूसरी जगहें हो, खुद इजराइल के अंदर भी पब्लिक जो है बेंजामिन नेतन्याहू के और वॉर के खिलाफ है, फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन उसके जो दोस्त हैं, जो एक करप्ट एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, उसके जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, स्टेट हेड्स हैं, वो आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में इस वक्त भारत में आरएसएस ने ऑलरेडी इजराइल से सीख के बुलडोजर के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए और एक झूठा माहौल बना के मुसलमानों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो एक माहौल बना के एक दहशत का माहौल बना रखा है, उसमें हमारे मुस्लिम लीडर्स बिलखुसूस शामिल हैं। जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो खुद उसमें मुलविस थे और उनके ही इशारे पर या अमित शाह जी और उनके कहने पर या गठजोड़ से ही मुझे पिछली बार रोका गया था। लेकिन इस बार मैंने पूरी कानूनी कार्रवाई की और मैं गया और वहां पे जो पब्लिक का रिस्पांस, इससे पहले भी मैं तमाम मस्जिदों में जामा मस्जिद के गया था पिछले एक हफ्ते में, तो मैं जिस भी मस्जिद में गया या जिस भी इंसान से मेरी बात हुई जामा मस्जिद के एरिया में, उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन के लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे तो पूरा इलाका आपके साथ है, एक एक आदमी इलाका आपके साथ है, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो फिलिस्तीन की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट ना करना चाहता। और इमाम साहब के बारे में भी पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला, वो मैं अभी बताना जरूरत नहीं समझता, क्योंकि आज प्रोटेस्ट हो गया है तो मेरी किसी से जाती लड़ाई तो है नहीं। मेरा अगर जो नजरियाती लड़ाई है और क्यों जो रसूल खुदा का जो मेंबर है उस पे जो बैठते हैं, उनमें अगर ईमान की इतनी सी भी कमी होगी तो वो मुनासिब नहीं होता इंसान जो अगर किसी से भी बुज़दिली दिखा सकता है या सुन्नत से हट सकता है, वो आदमी मुस्तहिक नहीं होता उस मनसब के। तो लेकिन आज क्योंकि हो गया है तो आज हम लोग गए, वहां पे जबरदस्त सपोर्ट थी, मैं आपको बता नहीं सकता लोग कितने बेकरार थे। तो हमने दुनिया को एक ये भी मैसेज दिया कि देखिए, भारत की तरफ से जब भी मजलूमों के लिए ऊपर कहीं भी जुल्म होते हैं, बिलखुसूस फिलिस्तीन के ऊपर, तो जामा मस्जिद से सबसे पहले प्रोटेस्ट होते थे। जामा मस्जिद दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया में मैसेज जाता था कि ना सिर्फ भारत के मुसलमानों की बल्कि भारत की आवाम की, आम आवाम की भी मैसेज देने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियां एक अहम जगह हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप सब उसकी वजह जानते हैं, वो अहमियत कम होती जा रही थी और लोगों में मायूसी फैलती जा रही थी। तो मैं यही साबित करने गया था कि वो आवाज, भले ही वहां के जो मजहबी रहनुमा अपने आप को कहलाना चाहते हैं, वो उस फर्ज को नहीं निभा रहे। आवाम वहां की वैसी है, जामा मस्जिद वैसी है, जामा मस्जिद की सीढ़ियां वैसी ही हैं, हर मजलूम की आवाज उठाने के लिए बेकरार। दूसरी बात हमने ये साबित की कि एक मिनट में अपनी बात बस छोटी सी खत्म कर रहा हूं कि ये जो हक है, आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल भाईचारा और इंटरनेशनल जो हमारा भाईचारा है उसको कायम करने के लिए भारत के संविधान में है और इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करने के लिए। तो भारत, क्योंकि मैं मानता हूं असल में नॉन अलाइंड मूवमेंट का और वैसे भी देखा जाए तो एक वर्ल्ड का लीडर है। यहां से जो शांति की, बराबरी की, इंसाफ की आवाज उठती है, उसका एक वजन होता है। तो वो आवाज उठाना भारत के हर एक बाशिंदे का, खास तौर पे जो कमजोर तबके हैं, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो मजलूम हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, वो अपना फर्ज समझते भी हैं और वो फर्ज निभाना भी चाहते हैं। लेकिन मनुवादी ताकतें, ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिलकर वो आवाज दबाना चाह रही थी। मैंने जामा मस्जिद पे आज एकदम आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये साबित किया है कि ये कानूनी हक नहीं है, कानूनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है हर एक भारतीय की कि वो फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ, उन वॉर क्राइम्स के खिलाफ जो हो रहे हैं वहां फिलिस्तीन में, अब वो खड़ी रहे। और वो करने के बाद
आपके ऊपर कोई झूठा गलत मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाया जाएगा तो हम लोग कानूनी मदद करेंगे। मैंने ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी समझा था, जो अल्लाह की मेहरबानी से आज हमने कामयाबी के साथ दोनों मैसेज दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुआ और हमने ये भी आह्वान किया कि देश में जहां जहां जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वो करे, बिल्कुल किसी पुलिस के या किसी सरकारी ओहदेदार के दबाव में ना आए, अपना फर्ज निभाए और ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट का बायकॉट करे, टोटल बायकॉट करे। और मैंने तो आज मैं किफाया ये पहन के गया था, अब मैंने ये पीछे लगा भी लिया है, तो वो भी मैं चाहूंगा कि लोग इसका इस्तेमाल भी शुरू करें। अच्छा राजा साहब, आपने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि कानूनी, एक तरह से कानून के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिलिस्तीनियों के हक में बात करें, और लेकिन अच्छा एक चीज और भी आपने इमाम साहब के बारे में कही, मैं पहले थोड़ा सा उस पर जाना चाहता हूं। वो ये कि एक तो आरएसएस बीजेपी सरकार का दबाव हो सकता है, हमें इसका खदशा है। दूसरा, जो इजराइल से नजदीकी ताल्लुकात बनाने की तैयारी में थे इस वक्त सऊदी अरब, उनसे भी एक तरह से कहीं कोई इंस्ट्रक्शन उनके चाहने वालों को हो सकता है कि वो इस आवाज में फिलिस्तीनियों के हक में आवाज ना उठाएं। ये दोनों इम्कान हैं। लेकिन हमारी सरकार, एक सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का जब कानून बन रहा था, उसमें यह कहा गया था कि ऐसी सरगर्मियां जिससे हमारे भारत की दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब होने के इम्कान हो, वो भी गैर कानूनी है। वो क्या कुछ है, मैं थोड़ा सा कानूनी समझना चाहता हूं कि क्या सरकार ये रीजन दे करके कोई मुकदमा चला सकती है? मिसाल के तौर पे, अगर मैं फिलिस्तीनियों के हक में बात कर रहा हूं, इजराइल के खिलाफ बात कर रहा हूं, जुल्म के खिलाफ, भारत सरकार के इजराइल से ताल्लुकात अच्छे हैं, भारत सरकार क्या ये कह सकती है कि आप हमारे ताल्लुकात खराब कर रहे हो, आप ये सब नहीं कर सकते? कह सकती है, लेकिन वो भारत सरकार खुद, भारत की जो पॉलिसी है, भारत सरकार मेरे ख्याल से ये बात कभी नहीं कहेगी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल प्रधानमंत्री का इनिशियल नी जर्क रिएक्शन, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद उनसे कहलवाया होगा, मेरा ऐसा मानना और सोचना और इल्जाम भी है, भारत की पॉलिसी के खिलाफ जाके, और उसको अरिंदम बागची साहब ने कुछ दिन बाद करेक्ट किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट साहब से और भारत से मदद भी भिजवाई। यह भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। अब इजराइल एक मित्र देश या देश ही भारत की नजरों में कब बना? राजीव जी के टाइम तक तो वो देश ही नहीं था। हमने इजराइल को रिकॉग्निशन राजीव गांधी जी के डेथ के बाद ही दी। वो नरसिम्हा राव साहब थे, वो आरएसएस की एक तरीके से प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो अंदर से तो आरएसएस के ही थे, भले ही वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री। तो वो आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों का जो गठजोड़ है, उसके तहत उन्होंने रिकॉग्निशन इजराइल को दी। वरना इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं फिलिस्तीन के हक में, और वो वाजपेयी साहब की स्पीच भी दुनिया देख ही रही है आजकल। तो भारत सरकार तो कभी ये नहीं कहेगी, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। चलिए, एक छोटा सा मुल्क, इजराइल एक छोटा सा ही मुल्क है ना, उससे हमें फायदा क्या होता है? फायदा जो एक प्रोजेक्टेड फायदा था, जो झूठ की बुनियाद पे था, वो इन हमास के मुट्ठी भर साथियों ने, मुट्ठी भर जो उनके आर्म फोर्सेस थी हमास के, उन्होंने वो छवि जो है उनकी आयरन डोम की, और एक उनकी जो सुपीरियर ट्रेनिंग वाली फोर्सेस थी, और जो उनकी मोसाद थी, जिसको वो ये प्रोजेक्ट करते थे कि अगर कोई दुनिया में कोई भी दुनिया का आदमी अगर इजराइल के खिलाफ कोई सोच भी रखता होगा तो मोसाद उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती है। ये झूठ की बुनियाद पर, जैसे 56 इंच की छाती यहां मोदी जी की बना रखी थी, जो पुलवामा के टाइम वो सो रहे थे या पिकनिक मना रहे थे, उसी तरीके की मिस्टर सिक्योरिटी की इमेज बेंजामिन नेतन्याहू की थी, वो भी एक तरह से बिल्कुल ध्वस्त हो गई। यानी कि इजराइल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमारे बताए जाते थे कि हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वो तो सब फेल हो गई। तो वो अब कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखा जाए तो इजराइल
हमारे देश के लिए, स्ट्रैटेजिक रिलेशन के लिए एक बोझ है। उसके साथ रह के हमारे पर तरह तरह के इल्जाम तो लग सकते हैं कि ये काम आपने इजराइल से सीख के किया होगा, जो इल्जाम लग रहे हैं कतर में अभी जो हुआ है, ये सब इल्जाम तो लग सकते हैं कि ऐसे गैर कानूनी कारनामे इजराइल करता है। अभी कनाडा ने भी जी एक इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर। तो ये सब कारनामे कौन करता है? इजराइल के जो ब्लैक ऑप्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसका तो इल्जाम हम पे लग सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो में भारत को कुछ नहीं मिल रहा, टेक्नोलॉजी इनकी एकदम फिसड्डी निकली। इनकी जो कमांडो ट्रेनिंग जिसको कहते थे कि आईडीएफ बहुत जबरदस्त है, तो वो मेरे ख्याल से वहां पे जो मंजर निकल के आ रहा है, मुट्ठी भर लोगों के सामने वो अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग गए थे। और अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जाके आईडीएफ को ये कहना पड़ रहा है कि तुम लोग डरो नहीं, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रपति साहब को, आप तो इतने सहाफी हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, राष्ट्रपति साहब को खुद जाके बताना पड़ा हम आपके साथ खड़े हैं। वरना शायद ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि आईडीएफ जो गाजा है उसमें घुसने से भी डर रही थी। और उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा वहां यही कहने कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम डरो मत, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी सारी फौजें तुम्हारे साथ हैं। यही काम करने फ्रांस के, ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि स्टेट हेड्स जा रहे हो। तो ये एक मुट्ठी भर लोगों ने कर दिया काम। तो उनकी जो यूटिलिटी है वो तो एकदम मेरे ख्याल से जीरो नहीं माइनस में चली गई। अब तो वो किसी भी कंट्री के ऊपर, चाहे वो जो सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात बन रहे थे, यूएई से भी और कतर से, जितनी भी कंट्रीज से उनके जो संबंध बन रहे थे वो इसी फॉल्स नरेटिव पे बन रहे थे ना कि उनकी टेक्नोलॉजी जबरदस्त है और उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है कि वो शायद सुपर कमांडोज होते हैं। वो तो सब ध्वस्त हो गई। तो अब क्या है उनके पास? कुछ नहीं। अब तो वो एक बोझ है जो मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज भी उनको उस तरह ले रहे होंगे, भारत भी उसी तरह। दूसरी तरफ फिलिस्तीन है, उसकी हिमायत है। फिलिस्तीन भी एक देश है, उसकी एम्बेसी हमारे पास है। उसके लिए दुनिया का कोई ऐसा मुल्क आप मुझे बता दीजिए, एक इजराइल समेत, जहां की आवाम, अभी ब्रिटेन में सर्वे हुआ है और अमेरिका में भी सर्वे हुआ है, पॉपुलैरिटी जो बाइडेन साहब की 37% रह गई है ये फिलिस्तीन के ये जो हमले हो रहे हैं इजराइल के उसके बाद। और जो यूके में जो सर्वेज हुए हैं वो बता रहे हैं 80% से ज्यादा लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन की हालत तो मैं ये बता रहा हूं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं इजराइल की पुष्ट पे खड़ी नहीं, कंट्री नहीं, सॉरी मेरे मुंह से निकला, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के कुछ जो स्टेट हेड्स या ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं जिनके जाती मफाद शायद बेंजामिन नेतन्याहू साहब को ही सॉल्व करते होंगे या सिक्योर करते होंगे। तो हर एक देश की आवाम तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। अब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में 57 देश हैं, उसमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है, जो इंडिया को पेट्रोल 50% से ज्यादा देते हैं। इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज, यहां से जो 1 करोड़ के करीब फॉरेन जो एक्सपैट्स हैं, जो एनआरआईज हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अगर कहीं से आती है तो ये मुस्लिम कंट्रीज से आती है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में हमें अब फायदा किससे हुआ? एक तरफ इजराइल का बोझ और दूसरी तरफ इतना फायदा। अगर हम एक स्टैंड लेते हैं, फिर भी कोई हमारे प्रधानमंत्री जी आरएसएस अपने जाती फायदे के लिए कोई स्टैंड लेते हैं तो वो देश के हित में नहीं होगा। तो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है मेरे ख्याल से उसने अपना पैर रखा होगा नीचे, दे मस्ट हैव पुट देयर फुट डाउन, कि भारत का इतना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नुकसान हो जाएगा तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये अब लोगों को आप बताइए कि एक भारत के नागरिक का अब क्या फर्ज है देश के फायदे के लिए, और भारत का जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, मजलूमों की हिफाजत करने का संविधान जो है, वो हमें क्या डायरेक्ट करता है कि हम दुनिया भर के मजलूमों के साथ खड़े रहें। वो हमें क्या कहता है कि हमारा फर्ज है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका तो यही है कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे और हर जालिम का हाथ पकड़ेंगे। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और गुडविल इंटरेस्ट इसमें है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े रहें। इसीलिए देश के हर नागरिक का जो देश प्रेमी है उसका फर्ज है फिलिस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे, फिलिस्तीन की मदद करे। अच्छा प्राचा साहब, और अगर कोई पुलिस का ऑफिसर इसके खिलाफ काम करता है तो वो गैर कानूनी काम होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे मैंने पिछली बार पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट कराई, सब आप लोग कंप्लेंट कराएं, कानूनी अच्छे वकीलों से मदद लें, जरूरत पड़े तो हमारी मदद भी लें, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट होने चाहिए राष्ट्र के हित में, देश के हित में,
मुल्क की हिफाजत के लिए। अच्छा, आपने देश के फायदे में बताया कि ये प्रोटेस्ट हैं और सबको करना चाहिए और ये जिम्मेदारी है। अब मैं थोड़ा सा अलग एक और तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, वो ये कि ये जो लीडरशिप वाला मामला होता है, अब प्रोजेक्शन होता है। अभी क्या जिस तरह से अब तक फिलिस्तीन की लीडरशिप के नाम पर यासर अराफात का नाम लिया जाता रहा या महमूद अब्बास का नाम लिया जाता रहा, वो इजराइल के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं और वही हमास और जिहाद इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार करके भेजते हैं। क्या उस लीडरशिप में और हमारे यहाँ की मुसलमानों की वो लीडरशिप जो आरएसएस से आधी रात में मिलती है, आपको सिमिलरिटी मिलती है, लगती है या नहीं? देखिए, दुनिया भर में जो ज़ायनिस्ट और आरएसएस की मनुवादी ताकतें हैं, फॉर्मूला तो एक ही है ना। अवाम को, उनको पता है अवाम कभी खरीदी नहीं जा सकती। अवाम लीडरों के जरिए रोकी जा सकती है, बहकाई जा सकती है, बरगलाई जा सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन पानी जो है ना हमेशा गड्ढे में जाता है, स्लांट जहां होगा वहां जाएगा और बराबरी स्थापित करता है पानी। यानी कि अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस होगी, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स होंगे किसी भी आवाम के, तो वो तब होंगे जब वो इंसाफ और बराबरी के फॉर्मूले पे कायम रहे। अगर उसकी कायदत, जैसे अभी जो बाइडेन साहब कर रहे हैं, ऋषि सुनाक साहब कर रहे हैं, फ्रांस के मैक्रोन साहब कर रहे हैं, इंडिया के मोदी जी ने करने की कोशिश की थी, इंडिया में इतनी ताकत है कि उनको रोक लिया। तो जब भी ऐसा काम करेंगे तो वो देश के नुकसान में भी होगा और उस अवाम के नुकसान में भी होगा। और भारत के मुसलमानों का, जैसे दूसरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की लीडरशिप का भी यही फॉर्मूला इख्तियार करके उनको भी दबाया और उनके हक तलफी क्यों की जा रही है। आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर क्यों हो रही? क्योंकि कोई कयादत अच्छी नहीं है, और जो कयादत है वो आरएसएस से साढ़े रात को अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी मिल रहे हैं और खुलेआम मिल रहे हैं, तरह तरह के बहाने करके और बहाने ना भी करके। लेकिन मुझे पता लगा है अभी कि ईडी ने, जैसा मैं आपको आपके विषयों पे और बाकी शो पे बताया, ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये जमीर फरोशों के ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो मेरी अब भी जो है सलाह समझें, मारे जाएंगे सभी। आज जो ये जमीर बेच रहे हैं ना हमारी मुस्लिम क़यादत के लोग, बचेगा एक भी नहीं, सब जेलों में मिलेंगे, ईडी इनके घर भी आएगी। तो लेकिन हम जैसे लोग ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ने हमारी भी मौत लिखी हो इनके हाथों बुज़दिलों के, लेकिन हम कम से कम लड़ते हुए मरेंगे। ऐसे चूहों की मौत नहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे और मरना बरहक है। लेकिन इस तरीके से अवाम के सामने जिल्लत भरी जिंदगी और अपने जमीर को भी के सामने जिल्लत, शीशा कैसे देखते होंगे, आईना सुबह कैसे देखते होंगे, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। और बचेंगे फिर भी नहीं। है ईडी की रेड्स मुझे पता लगा है कि हमारी कुछ तंजीमों के ऊपर शुरू हो गई है, नोटिस आ गए हैं और बहुत जल्दी रेड्स भी होंगे। जी जी जी, जो ये तो ईडी की रेड से यानी आरएसएस बीजेपी के हमले से कोई नहीं बचेगा जो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं खामोश रह करके अपनी हिफाजत कर लूंगा, अपने ईमान और अपने जमीर से सौदा करके। अच्छा, मैं अब दूसरी तरफ जाना चाहता हूं, वो ये कि अब जिस तरह से एक और चीज है, आमतौर पर फिलिस्तीन की हमदर्दी में जब कोई मुल्क हमदर्दी दिखाना चाहता है तो वो इजराइल के एजेंट महमूद अब्बास से ही बात करता है। वो और ये दिखा दिया जाता है कि हमने फिलिस्तीनियों से हमदर्दी दिखा दी। ये भारत ने भी किया। यासर अराफात ने इजराइल को मुल्क के तौर पर कबूल किया था, फिर ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। हर सतह पर इजराइल को एक्सेप्ट करने का काम पीएलओ ने और महमूद अब्बास ने किया है। उन्हीं के साथ बात हो जाती है तो दुनिया को दिखा दिया जाता है कि हमने हमदर्दी कर ली। हद यह है कि मई 2021 के बाद खुद इजराइल ने अमेरिका से कहा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। कौन अपने दुश्मन को मजबूत करना चाहता है? जो इतना नजदीकी दोस्त है इजराइल का, उसके साथ हमदर्दी भी दिखा के आखिर सिर्फ अखबारों की हेडलाइन ही तो बनती है, हकीकत तो नहीं मिलती। हमास या जिहाद इस्लामी या वो लोग जो अपने मुल्क की आजादी के लिए शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ तो कोई हमदर्दी दिखाते नहीं है। इस हमदर्दी के मानी क्या है? देखिए, मैं तो आपको फिर वही कह रहा हूं, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन ये ज़ायनिस्ट ताकतों का और आरएसएस का बहुत पुराना फॉर्मूला है, आज से नहीं। और ये फॉर्मूला कामयाब है।
कोई ऐसा नहीं है कि नाकामयाब होता हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग पीस इंसाफ से और बराबरी से आती है, वरना नहीं आती कभी, इज्जत से आती है। सब आप अगर सोचते हैं कि किसी की इज्जत छीन के, किसी को बेइज्जत करके डंडे से दबा लेंगे, तो ये हमास के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करके दिखा दिया कि ऐसा नहीं होगा। ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है, ना आखिरी बार होगा। तो आप जैसे हमारा जामा मस्जिद का भी एग्जांपल ले लीजिए ना आप, आगे आवाम चाहती थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे, किसकी चली? तो ये कुछ टाइम के लिए जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो इसको पोस्टपोन जरूर कर सकती हैं, लेकिन हर लीडर को, चाहे वो कोई भी हो, नाम में नहीं ले रहा आज, कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, उसको करना वही पड़ेगा जो उसकी आवाम चाहती होगी, अगर वो अपनी पोजीशन एक लंबे टाइम तक बचाना चाहता है। हाँ, अगर कुछ पैसे कमा के, पैसे चुरा के भागना चाहता है, जैसे अभी मैंने देखा कि अफगानिस्तान, अभी रिसेंट है ना अफगानिस्तान का एग्जांपल, तो वो हेलीकॉप्टर में क्या लेके भागे थे वहां के प्रेसिडेंट? जी जी जी, तो इतने पैसे लेके भाग सकते हैं, मतलब, लेकिन आज उनका नाम कौन जानता है? जो भी लेगा उनका नाम अच्छी नजर से तो नहीं लेगा। तो मैं ये बता रहा हूं ना कि हर जमीर फरोश का, हर मुनाफिक का अंजाम एक ही होना है, और अंजाम बेहतरीन वो होता है कि उसके मुंह पे जो है गंदगी पोती जाए, उसकी इसी दुनिया में इतनी जिल्लत हो और वो जिंदा रहे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, अपनी जिल्लत को अपने घर वालों के सामने देखने के लिए दिन रात जिंदा रहे। देखिए, शीशा सबको असली चेहरा दिखाता है। बाहर आके कुछ भी झूठ बोल लो दुनिया के सामने, अच्छे कोट पैंट पहन के, अच्छा अमामा पहन के, जब शीशा होता है ना, तो वो ये बताता है कि तुमने रात को किस कौम के गद्दार दुश्मन से पैसे लिए थे और किस तरीके से आप अपना ईमान, अपना जमीर और अपनी आखिरत बेच रहे हो। ये सबको पता होगा। बेच ले, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी जिल्लत की जिंदगी ये लोग जिए, ये सबसे बड़ा इनका होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब एक तो रंज है, और उसका रंज खत्म ना होने वाला रंज है, कि इतने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों की जो हक की आवाज थी वो कैसे मंजर आम से धुंधली पड़ती जा रही थी, वो एक बांध के टूटने से। आप उन लोगों की डेस्परेशन देखो कि कितने मजबूर हो गए होंगे वो, कि उनको अपनी आवाज बुलंद करने का, और ये गलती है ज़ायनिस्ट ताकतों की कि अपनी आवाज बुलंद करने का उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया। ना प्रेस उनकी बात कर रही थी, ना यूएन उनकी बात कर रहा था, ना जो ये अब्राहिम अकॉर्ड्स हो रहे थे वो लोग भी भूल गए थे, उन्हें सब भूल गए थे ना। तो कितना बेबस कर दिया होगा उन्हें, तब उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया, और उसका नतीजा क्या हुआ? हाँ, ये फराहम करने वाला एक दुख है कि इतने बेगुनाह मारे जा रहे हैं। बेगुनाह वहां कितने मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि अब इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन आएगा। लोगों को इस हकीकत का भी पता लग गया कि इजराइल एक गुब्बारे, हवा भरा गुब्बारा जैसा है। उसकी ना इंटेलिजेंस एजेंसी में कोई दम है, ना कोई उसकी फौज की तैयारी है। हाँ, पैसे खर्च करके अपनी खुद की आवाम की, इजरायली आवाम से पैसे चुरा के और दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करके कुछ मुट्ठी भर लोग ज़ायनिस्ट ताकतों के मजे ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां चला सकते हैं, पैसे बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो खुद यहूदियों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये भी दुनिया को नजर आ गया। और जो ये बेचारे अभी किडनैप जो लोग हैं, अबडक्टेड लोग जो हैं, जिनको हॉस्टेजेस कहा जा रहा है, उनकी फैमिलीज को मेरे ख्याल से जो वो कर भी रहे हैं, और मजबूती के साथ आगे आके इजराइल की गवर्नमेंट को ठीक रास्ते पे, जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं और जो फिलिस्तीन की आजादी है, इज्जत और बराबरी के साथ वो मिलेगी, तो जो आगे जो भी रास्ता होगा वो पीसफुल रहेगा, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। क्योंकि फिलिस्तीन को खत्म करके, आप देखिए आयरनी क्या है कि लाखों लोगों को पूरी दुनिया से ला के एक जगह बसाना था, तो उसके लिए लाखों लोगों को उस जगह से निकाल के पूरी दुनिया में रेफ्यूजी बनाना था। यही हुआ है ना फिलिस्तीन में। तो ये कौन सा इंसाफ था? क्या इस पे बड़ी, ये उनमें क्या खासियत थी कि पूरी दुनिया के अंदर से उन लोगों को, और वो ऐसी कंट्रीज में थे जहां मुस्लिम कंट्रीज ने, पुरानी मुस्लिम कंट्रीज ने उनको पनाह दी थी। यहूदी कहां थे ज्यादातर?
उन्हीं कंट्रीज में थे ना, उन्हीं कंट्रीज में थे जहां इस्लामिक हुकूमतें थी, उन्हीं कंट्रीज में गए ना वो, पूरी दुनिया से प्रताड़ित हो गए। लेकिन जब जो इस्लामिक सल्तनत है वो कमजोर हुई तो उनके साथ फिर वही जुल्म शुरू हुए, तो वो वापस आके वही जुल्म उन लोगों के साथ करना चाहते हैं जिन लोगों ने उन्हें हमेशा पनाह दी, जिन लोगों ने उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी ये कहा कि नहीं यहाँ सब बराबरी से रहेंगे, जिन लोगों ने हजरत उमर के टाइम पे और खालिद बिन वलीद साहब के टाइम पे उनको ये कहा फतेह यरूशलेम के बाद कि नहीं सबके बराबर के हक रहेंगे, तो उनके साथ अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तो वो पिछली ज्यादती भी 90 साल के आसपास रही थी। ये ज्यादती चलती नहीं है। प्राचा साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इजराइल फिलिस्तीन मामले पर दो नजरियात हैं दुनिया में। एक तो वो नजरिया है कि इजराइल फिलिस्तीन पर आकर के बसा और इसे यहां से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। एक नजरिया वो है कि 1967 जंग के बाद जो जंग के दौरान जो उसने कब्जा किया, वेस्ट बैंक, गाजा या कुछ और इलाके, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी हैं। उससे पहले का जो इजराइल था वो अपनी जगह ठीक था। आप इन दोनों नजरियों में से कौन से नजरिए को ठीक समझते हैं? देखिए, मैं अपना फॉर्मूला बता चुका हूं। पानी जब तक लेवल नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक इंसाफ बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक इंस्टेबिलिटी चलती है, ये वक्त ही बताएगा इंसाफ क्या है। ये इसके ऊपर हमें डिटेल में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और उसमें लंबा टाइम लगेगा। अगर हम हजारों साल पहले की भी हिस्ट्री में जाना चाहें, अगर किसी को शौक है तो, या 100 साल की हिस्ट्री में जाना चाहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई कि अब कब हुई है और क्यों हुई है। मजहब यहूद जो है, जो जुडाइज्म है, वो क्या कहता है? क्या वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को अपने मजहब के हिसाब से मानता है? उसमें यहूदी भी नहीं मानते ना, काफी इख्तलाफ है उसमें। मैं वही कह रहा हूं ना, तो इसमें जो भी फॉर्मूला निकले वो इंसाफ और बराबरी का निकले, तभी लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला होगा। नहीं तो चेंजेस आते जाएंगे उस फॉर्मूले में। लेकिन शुरुआत के लिए, फौरन शुरुआत के लिए तो कम से कम 2 नेशन थ्योरी तो शुरू होनी चाहिए। 1 नेशन थ्योरी में मेरे ख्याल से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उस सूरत हाल में भी मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे कोई फिलिस्तीनी प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा बनेगा अगर 1 नेशन थ्योरी भी होगी, क्योंकि वो जो रेफ्यूजीज हैं वो भी तो सब वापस आएंगे। अच्छा, तो इसीलिए अगर इस चीज को डीपली समझना है तो एक तवील बहस होनी चाहिए इस पे। लेकिन जो मेरे जहन में एकदम से जो बातें आती हैं वो ये 2 आती हैं कि या तो 2 नेशन थ्योरी होगी तो उसमें पूरे हकूक बराबर, और एक जो ये प्रॉक्सी वॉर जो लड़ता है ना इजराइल अपने करप्शन के जरिए, वो भी बंद होनी पड़ेगी। इजराइल की जो अपनी एक छोटी कंट्री होने की वजह से जो भी उसकी स्टेटस होना चाहिए वही रहना चाहिए। ये नहीं कि पीछे से प्रॉक्सी करके उसको वीटो के जरिए, जिस कंट्री का एग्जिस्टेंस वीटो के जरिए हो। और वीटो क्या होता है कि आपकी सारी बात ठीक है, आप 100% ठीक है, आपकी बात का कोई हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो इतनी ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये नहीं होगा। जिस कंट्री की बुनियाद इस बात पे हो, तो उस कंट्री को ये सोचना पड़ेगा कि वो प्यार मोहब्बत से झुक के, रिस्पेक्ट से अपने होस्ट जो है उनसे गुजारिश करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनकी खुशनुदी हासिल करके, जो ओरिजिनली उन्होंने की थी ना, पैसे ज्यादा देके जैसे भी जमीनें खरीदी थी, उस तरीके से तो रह सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि हम आपके घर में घुसेंगे, आपके रोज सुबह उठ के थप्पड़ मारेंगे, आपको जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो वो परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं होगा। ताकत के बल पे ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। अच्छा, आपने हाईजैकिंग द अपोजिशन की बात की। आखिरी सवाल है, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये अरब मुल्कों में क्या होगा, क्योंकि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल ना करने का जो एक तरह से खौफ रहा कुछ मुल्कों में, खासतौर पर सऊदी अरब में, जिसका ये महसूस होता है कि अवाम का दबाव है, तो उस अवाम के, वो अवाम क्या जागेगी? क्या इन मुल्कों में जहां डेमोक्रेसी नहीं है और अपोजिशन ने उनको हाईजैक किया हुआ है, मसलन इजराइल ने, तो इसमें यहां क्या कुछ आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? इससे पहले कि मैं आपका एक जवाब दूं, इजराइल की एक बात बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मुझे याद आई
उन्होंने ये कहा कि गजा से जो लोग हैं वो एक हिस्से से हटके दूसरे हिस्से में चले जाएं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमास के लोग जबरदस्ती उनको रोक के रखते हैं, जाने नहीं देते। मेरा ये कहना है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जो होस्टेज हैं वहां पे, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब उनसे क्यों नहीं अपील करते कि वो भी वहां से छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, ताकि वो कारपेट बॉम्बिंग करके पूरा इलाका साफ कर दें। फिलिस्तीन के आवाम से ये कहना उसी तरीके से है ना, उनके लॉजिक के हिसाब से, जैसे कि होस्टेज से कहा जाए कि तुम वहां से हट जाओ ताकि हम सारे जो उनके टनल्स हैं वो उड़ा सकें, तो वो क्या हट पाएंगे? अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, हालात बदल रहे हैं। फिलिस्तीन से जो कंट्रीज, जो भी कंट्री, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं जो उससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं, इजराइल से हाँ। वो दरअसल इजराइल को कुछ नहीं समझती अपनी नजर के आगे, सिर्फ इसलिए कि वहां के कुछ लोगों को वो जो उनके दूसरे तरीके हैं, जो कि गैर मुनासिब तरीके हैं, रिश्वत देने के, कुछ दूसरी चीजें फराहम कराने के, उसके अलावा सबको पता है इजराइल का कोई फायदा नहीं। वो जो भी मुआहदा, अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी करना चाहते हैं वो अमेरिका से करना चाहते हैं। इजराइल को तो वो भी जानते हैं, इतने बेवकूफ कोई नहीं होता दुनिया में कि इजराइल जैसी कंट्री को कुछ समझेगा। दरअसल वो इजराइल तो एक तरीके से, जैसे अडानी साहब है ना मोदी जी के फ्रंट, इजराइल तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का जो ज़ायनिस्ट लॉबी वहां पे हावी, उसका एक फ्रंट है, और यहूदी लोगों को उसमें एक चारा बनाया जा रहा है। खतरे में तो वो भी रहते हैं ना वहां पे। आयरन डोम तो खत्म हो गई है। आयरन डोम का जो एक भौकाल बना रखा था कि इससे बचा लेंगे, अब तो तेल अवीव में भी लोग सुरक्षित नहीं है, महसूस कर रहे हैं लोग। तो ये जो कंट्री हेड्स हैं, जो जिनको हाईजैकिंग का ऑपोजिशन करके कहा जाता था, तो वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि अमेरिका भी अब उतना पावरफुल नहीं रह गया, और आने वाले टाइम में अगर भारत की क़यादत ठीक नहीं हुई तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि हमारी जो आज की गवर्नमेंट है वो अपने देश के हित के खिलाफ जाके चाइना को मदद कर रही है, अपने कुछ मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के हाथों में खेलकर। तो चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बन रहा है। ऑलरेडी जो ब्लॉक है चाइना रशिया का, जो एक्सिस बन रहा है, वो अमेरिका पे भारी पड़ रहा है, अमेरिका यूरोप के एक्सिस पे भारी पड़ रहा है ऑलरेडी, तो वो भी उनको नजर आ रहा है। तो अब हाईजैकिंग का ऑपोजिशन वाला फॉर्मूला भी चलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल की आवाम को अब ये फॉर्मूला ज़ायनिस्ट या अमेरिका की जो लोग ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह कर रहे थे, वो अमेरिका से उतना डरेंगे अब जितना वो पहले डरते थे, या कॉम्प्रोमाइज तो सिर्फ अमेरिका से ही करना चाहते थे ना लोग। इजराइल को तो कभी भी कोई कुछ मेरे ख्याल से नहीं समझता होगा। तो अब वो अमेरिका की भी ताकत कम हो रही है, और अमेरिका की जो आवाम है वो भी अपनी गवर्नमेंट पे दबाव बना रही है कि वो फिलिस्तीन की कॉज के साथ खड़ा रहे। ये जो अभी यूएन वगैरह में सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है, मुझे लगता है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि हर एक की आवाम अपने लीडर्स के खिलाफ एक तरीके से मजबूत आवाज उठा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आपने दो तीन बातें काफी अहम कही। एक तो ये कि भारत में लोग डरे नहीं, वो प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करना उनकी जिम्मेदारी है मजलूमों के हक में और जालिम के खिलाफ। और अगर कहीं कोई कानूनी पेचीदगी आती है, परेशानी आती है, तो कुछ अच्छे वकीलों से राब्ता करें, और जरूरत हो तो आपसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने इस मसले के हल के बारे में बताई कि इमीडिएट तो टू नेशन थ्योरी एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इंसाफ की और बराबरी की बुनियाद पर पानी की सतह एक जैसी हो जाए, उस जैसे हालात हो, तो उसका हल हो सकता है। आखिर में आपने बताया कि ये जो अरब मुल्क हैं, ये असल में इजराइल से ताल्लुकात नहीं बल्कि अमेरिका से ताल्लुकात रखने के लिए इजराइल को एक फ्रंटल स्टेट के तौर पर देखते हैं, और उसी वजह से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम फिर आपसे राब्ता करेंगे आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, लोगों के खिलाफ जो मुकदमे चलाने की धमकियां दी जा रही हैं उसमें क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हमें उम्मीद है कि जो बेगुनाह हैं, जो मजलूम हैं, उनसे हमदर्दी हमारी बाकी रहे। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बात मैं भूल गया कहनी, एक तो मैंने एक किफाया पहना है, इसका इस्तेमाल लोग शुरू करें।
फिलिस्तीन की सपोर्ट में। दूसरा, ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स का टोटल बायकॉट करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक एक डॉलर, एक एक सेंट और एक एक रुपया जो हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिससे, वो इकट्ठा होके वो बम गिराने पे जाता है जो फिलिस्तीन की मजलूम आवाम पे इस वक्त गिराए जा रहे हैं। हम ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये प्रोडक्ट्स का बायकॉट तो कर ही सकते हैं। इसका टोटल बायकॉट होना चाहिए, उसका डायरेक्ट असर उनके ताकत पे जो वो बम और हथियार खरीदने पे इस्तेमाल करते हैं उस पर पड़ेगा, और ये जंग जो है जल्दी से जल्दी बंद होगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें ताकि इजराइल उससे कमजोर हो, उससे मुतासिर हो, जालिम के हाथ कमजोर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।